historical background and development of profession of pharmacy। ये जो फार्मेसी इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही है, ये जो फार्मेसी इंडिया में डेवलप हो रही है, ये डेवलप होना कैसे शुरू हुआ, ये इस्टेब्लिश होना कैसे शुरू हुआ, फार्मेसी का क्या हिस्ट्री है, वो पूरा हिस्ट्री हम डिटेल स्टडी करेंगे कि शुरू में कौन से साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा। ठीक है, शुरू में कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश हुई, किस चेयरमैन के चेयरमैनशिप के अंडर में वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, किस साल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई। ये जो बैचलर ऑफ फार्मेसी आप कर रहे हैं, ये किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, किस साइंटिस्ट ने, किस डॉक्टर ने इस कोर्स को स्टार्ट करा, ये सारी चीजें डिटेल स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे एट प्रेजेंट मार्केट में कितने तरह के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं और वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं उनका मार्केट कैप कितना है, कि मतलब वो एनुअली कितना करोड़ में अर्न करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या स्टडी करेंगे कि ये जो फार्मेसी है ये इंडिया में एस्टेब्लिश कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ, फार्मेसी में इंडिया में जो फार्मेसी है उसका क्या रोल है, साथ ही साथ शुरू में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या क्या कहा, किस साइंटिस्ट की बात कितनी सही थी, उसके बाद कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्टिंग में जब फार्मेसी डेवलप हो रहा था, जब फार्मेसी स्टेब्लिश होना शुरू हो रहा था, जब फार्मेसी इंडिया में आया था तो उस टाइम कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, किस ईयर में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आई, किस साइंटिस्ट ने, किस डॉक्टर ने, किस इंजीनियर ने उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करा। उसके बाद एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे कौन कौन सी इंडस्ट्री है, टॉप 10 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और उनका मार्केट कैप कितना है, कितना वो एनुअली अर्न करते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद हम देखेंगे फार्मेसी एज अ करियर, कि मतलब आप ये जो बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स करेंगे, डिप्लोमा कर रहे हैं, फार्मडी कर रहे हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या आगे करियर है। तो दो सेक्टर होते हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कई सारी वैकेंसीज आती है, रेगुलेटरी अफेयर्स में वैकेंसीज आती है, रेलवे में वैकेंसीज आती है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है फार्मासिस्ट का। तो ये सारी चीज़ें डिटेल स्टडी करेंगे कि फार्मेसी एज ए करियर किस तरह से काम आती है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। और सपोज आपने फार्मेसी कंप्लीट कर ली, आपके 4 साल पूरे हो गए, उसके बाद आपके नाम के आगे लगता है DRX, जिसका मतलब होता है ड्रग एक्सपर्ट। फिर आपका जो भी नाम है पीछे वो नाम आ जाएगा। तो जब आप DRX बन जाओगे, जब आप फार्मासिस्ट बन जाओगे, तो आप पेशेंट को किस तरह से हैंडल करोगे। आप हो DRX, तो आप पेशेंट को किस तरह से हैंडल करोगे, किस तरह से पेशेंट को टैकल करोगे, वो सारी डिटेल स्टडी हम करेंगे। कि पेशेंट की हम हिस्ट्री जानेंगे, पेशेंट की हम काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को हम अवेयर करेंगे डिजीज़ के बारे में कि देखो भैया कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना, नहीं तो फिर मच्छर वहाँ पर ग्रो करते हैं, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलाते हैं, लिम्फेटिक फिलेरेसिस करते हैं, चिकनगुनिया करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद पेशेंट जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है ना, प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, हिंदी में बोलते हैं पर्चा, जो भी पर्चा लेके आता है डॉक्टर से लिखवा के, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है डॉक्टर से लिखवा के, फार्मासिस्ट क्या करता है, उसको एक बार चेक भी करता है कि कहीं डॉक्टर ने जल्दी जल्दी में कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। तो फार्मासिस्ट एक बार क्रॉस चेक करेगा और फार्मासिस्ट ये भी पूछेगा पेशेंट को कि आपकी तकलीफ क्या है, उस अकॉर्डिंग हम इन्हें दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो हम ये भी स्टडी करेंगे कि फार्मेसी कैसे इंडिया में आई, कैसे डेवलप हुई, कैसे स्टेब्लिश हुई, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल स्टडी करेंगे। और फार्मेसी एज ए करियर को भी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि फार्माकोपिया क्या होती है। फार्माकोपिया, ये आपकी फार्माकोपिया है। ठीक है, तो फार्माकोपिया को डिटेल स्टडी करेंगे कि फार्माकोपिया एक इस तरह की बुक होती है जहां पर ड्रग्स का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ड्रग है, जैसे आपका पैरासिटामोल है ना, कोई भी ड्रग है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया पैरासिटामोल है।
तो पैरासिटामोल के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है कि इस ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है, इस ड्रग का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, इस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, इस ड्रग की शेल्फ लाइफ क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, आरएच फैक्टर क्या है, इसका पार्टीशन कोफिशिएंट, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी मोइटी, इसकी लिपोफिलिसिटी, इसकी जो भी आपको जानना है, ठीक है, जो भी वैरायटी, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इसकी यूनिक वैरायटी, यूनिक प्रॉपर्टी अगर आपको जाननी है तो आप फार्माकोपिया में देख सकते हैं। फार्माकोपिया में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ड्रग से रिलेटेड, उसकी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के टाइमिंग, डिसोल्यूशन टेस्ट के टाइमिंग, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। पर अभी मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक ड्रग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात जाननी है तो आप जाओगे फार्माकोपिया के पास। अब अलग अलग फार्माकोपिया होती है, जैसे आप इंडिया में रहते हो तो इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, और कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी होती है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो तरह तरह की फार्माकोपिया होती है। फार्माकोपिया में एक ही बात है, मेनली एक ही बात होती है कि वहां पर ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए फार्माकोपिया लॉन्च हो गई है ना, पब्लिश हो गई। अब पब्लिश होने के बाद उसके अलग अलग एडिशन आते हैं, अलग अलग एडिशन आते हैं। उन एडिशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नए नए डिस्कवरी हो रहे हैं, नए नए रोज ड्रग डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोज डिस्कवरी हो रहे हैं, तो नए नए एडिशन जब आते हैं ना तो उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। या मान लीजिए पुरानी बुक को लिखते टाइम कोई गलती हो गई, कोई मिसमैच हो गया, तो उसको करेक्शन करके नए वाले में डालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है और ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है ना, ये तो एनुअली पब्लिश होते हैं, मतलब कि हर साल पब्लिश होते हैं, एनुअली पब्लिश होते हैं, है ना। पर ये जो इंडियन फार्माकोपिया है ये एनुअली पब्लिश नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि इंडियन फार्माकोपिया एनुअली पब्लिश नहीं होता है, पर जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, वो एनुअली पब्लिश होता है। और फार्माकोपिया में क्या होता है, ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, स्टेबिलिटी, पोटेंसी, बायोअवेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, पोटेंसी, मतलब जो भी आपको पता करना है ना, पार्टीशन कोफिशिएंट, लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, स्टेबिलिटी, जो भी आपको पता करना है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, जो भी प्रॉपर्टी आपको पता करनी है वो आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्माकोपिया। सो फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशन आते हैं, सारे एडिशन पढ़ेंगे, कौन से ईयर में कौन सा एडिशन आया और उसमें क्या क्या चेंज हुए। क्लियर है? तो सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, हमें बहुत ही डिटेल स्टडी करनी है। और जिसने ये लेक्चर्स देख लिए है ना, आगे जाके अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी है तो ये लेक्चर देख लो। यहाँ पर जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनकर समझकर लिख लो, अगर आप अभी स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं। और मान लीजिए आप एग्जाम से एक हफ्ते पहले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप नोट्स को फॉलो करते हुए एग्जाम दे देना। और नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी की, कि फार्मेसी क्या होती है, 2 नंबर में पूछा जाता है। फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का एक ब्रांच है जहां पर आप जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, ड्रग की डिस्पेंसिंग करते हैं। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है प्रिपेयर करना, उस ड्रग को पैक करना और उस ड्रग को पेशेंट को देना। आई रिपीट, ड्रग को प्रिपेयर करना, ड्रग को पैक करना और उस ड्रग को पेशेंट को देना ताकि वो पेशेंट उसको बाद में यूज कर सके, उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। साथ ही साथ आप बोल लीजिए ड्रग या फिर मेडिसिन, ठीक है। एज वेल एज एडवाइजिंग पेशेंट ऑन देयर प्रॉपर यूज। साथ ही साथ पेशेंट को समझाना भी पड़ता है कि देखो इसको खाना खाने के बाद लेना है, इसको खाना खाने से पहले लेना है, इसको पानी के साथ लेना है, इसको दूध के साथ लेना है, इसको सोते टाइम लेना है। जितने भी तरह की दवाइयाँ आप दे रहे हैं, पेशेंट को आपको एडवाइस करना होगा कि कब कौन सी दवाई लेनी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि फार्मेसी क्या होती है तो आप बोल देना फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का एक ब्रांच है जहां पर हम प्रिपेयरिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं हमारे मेडिसिन की और वीकेंड से हमारे ड्रग्स की। साथ ही साथ हम पेशेंट को, जो भी पेशेंट आता है, ये जो भी पेशेंट आ रहे हैं, इन पेशेंट को एडवाइस करते हैं, इन पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप ये भूखे पेट लेना, आप ये खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना, आप ये सोते टाइम लेना, आप ये हफ्ते में एक बार लेना। जिस तरह की भी दवाई है उस तरह से हम बता देते हैं। तो यहां पर और लिखा है फार्मेसी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ। देखो मेडिसिन को
प्रिपेयर करना, मेडिसिन को डिस्पेंस करना और मेडिसिन को रिव्यू भी करना। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, अब प्रिस्क्रिप्शन आ गया पेशेंट के पास। जैसे मान लीजिए मैं हूँ पेशेंट, मेरे पास आ गया डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मैं आया और आपके पास लेके आ गया कि आप फार्मासिस्ट है, लो ये प्रिस्क्रिप्शन देखो, इसको पढ़ो और मुझे दवाइयाँ दो। आप बड़े जोड़ में, है ना, अभी नए नए फार्मासिस्ट बने हो, एकदम चोर में हो आप, है ना, ऐसे लोगे प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारी दवाई निकाल के दे दोगे। पर एक बार आपको ना क्रॉस चेक जरूर कर लेना है कि जो दवाई लिखी है और जो पेशेंट की बीमारी है, क्या वो उसको साइड इफेक्ट तो नहीं दे देगा। मान लो पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, अब ऐसी कोई दवाई लिखी है पेट की जो दिल पे असर कर सकती है, बीपी बढ़ा सकती है, बीपी कम कर सकती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, हमें क्रॉस चेक करना है। और अगर हमें गलती निकलती है ना, तो डॉक्टर साहब से वापस कंसल्ट करना है, उनको फ़ोन करना है, या अगर आपके उनके कनेक्शन है तो उनको कंसल्ट करना है। उसके बाद आप पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करोगे। तो आपको भी ध्यान रखना है, विशेष ध्यान आप ही का है, आप ही को ड्रग देना है। तो फार्मेसी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड रिव्यूइंग मेडिकेशन। रिव्यू का मतलब क्रॉस चेक करना है, टू एंश्योर देयर सेफ एंड इफेक्टिव यूज, ताकि उस ड्रग का सेफ यूज हो सके, उस ड्रग का इफेक्टिव यूज हो सके। पेशेंट को आप ड्रग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, पेशेंट ड्रग ले रहा है तो क्यों ले रहा है। पेशेंट को या तो सर दर्द है, बुखार है, कमर दर्द है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, उससे अकॉर्डिंग वो दवाई आपसे ले रहा है। तो वो पेशेंट क्या सोच के लेगा कि यार मैं जल्दी से सही हो जाऊं, और फार्मासिस्ट को क्या सोच के देना है कि इसको जल्दी से मुझे सही करना है। तो वही वाली बात है कि सेफ और इफेक्टिव यूज हो, इसलिए आपको हमेशा मेडिकेशन का रिव्यू करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से डिस्पेंस करना है। क्लियर है? अभी आप फर्स्ट सेम में हैं, इसलिए आपको एक एक बात मैं 3-3 बार बोल रहा हूँ और अच्छे से याद करवा रहा हूँ, वरना जब आप फाइनल ईयर में चले जाएंगे तो ये बहुत कॉमन टर्म्स है आपके लिए। So pharmacy is the science and practice of preparing, dispensing and reviewing medication to ensure their safe and effective use. It also include providing clinical service. यहाँ पर फार्मेसी क्या प्रोवाइड करती है, क्लिनिकल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि वैक्सीनेशन, अभी हुए थे ना कोरोना में वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ हेल्थ स्क्रीनिंग्स, मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि किसी को टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, और वी कैन से डेंगू हो गया, है ना, मलेरिया हो गया, तो उस कंडीशन में डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं। किसी को एड्स हो गया तो एलाइजा होता है, टाइफाइड हो गया तो विडाल होता है, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट में हमें पता लग जाता है, जैसे मान लीजिए पेशेंट है, इस पेशेंट को कोई बीमारी है, तो हम पहले ही पता लगा लेंगे, अगर इसको सिम्टम आने स्टार्ट हो गए हैं और ये 2-3 दिन में आपके पास आ गया है, तो हम पहले ही इसका टेस्ट कर लेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेंगे, ब्लड टेस्ट कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है, और इसको अर्ली ट्रीटमेंट दे देंगे। ये 2 वर्ड हमेशा याद रखना, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज फार बेटर। क्योंकि जब आपको पहले ही पता लग गया तो पहले ही इलाज कर दो, क्यों उसको बढ़ने का इंतजार कर रहे हो, क्यों उसके सिम्टम्स को कॉम्प्लिकेट होने का इंतजार करना, है ना। तो अर्ली सिम्टम अर्ली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। तो फार्मासिस्ट का ये भी काम है, मतलब कि आप कह सकते हैं फार्मेसी का ये भी काम है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप भी डॉक्टर वाला काम कर सकते हो, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, कब से दर्द है, अच्छा कहीं गिर गए थे क्या, तो जितनी भी बातें आपको पूछनी है आप काउंसलिंग कर सकते हो। कोई सी दवाई तो नहीं चल रही, आयुर्वेदिक तो नहीं ली थी, सारी चीजें पूछनी पड़ती है, उसके बाद आप ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए उनकी पहले से कोई दवाई चल रही और आपने बिना पूछे अपनी दवाई भी दे दी, और वो दोनों दवाई आपस में इंटरेक्ट कर गई और कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया, कोई साइड इफेक्ट आ गया, तो पेशेंट तो गया ना। तो ग्राहक भगवान है भाई, पेशेंट भगवान है, तो उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही लिखा है, डिस्पेंसिंग कर सकते हो, बस वही वाली बात है। तो ये फार्मेसी है, क्लियर हो गया, व्हाट इज फार्मेसी लिख दोगे ना अब तो अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। फार्मेसी इज नोन एज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, वो हमने पहले ही देख लिया, ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी हैज मेड एन एनरोमस प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन एंड रिसर्च। जो फार्मेसी में डिसिप्लिन है ना, उस डिसिप्लिन की वजह से आज हमने बहुत अच्छे से फार्मेसी में प्रोग्रेस करी है, आज हमने बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करा है ड्रग का, रिसर्च करा है, ठीक है। मतलब कि जो ड्रग का रिसर्च होता है, ड्रग की डिस्कवरी होती है, ड्रग का डेवलपमेंट होता है। कोई भी ड्रग मार्केट में ऐसे ही नहीं आ जाएगा। जैसे मान लो मैं गया जंगलों में आयुर्वेदा से, है ना, मैंने कोई भी ड्रग लिया कि ये ड्रग तो बहुत अच्छा है, चलो इसको मार्केट में लॉन्च कर लेते हैं टेबलेट बना के, ऐसे थोड़ी ना होता है। मान लो उस ड्रग का साइड इफेक्ट हो गया, तो एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो उस ड्रग से प्रेग्नेंट वुमेन को नुकसान हो गया, तो प्रेग्नेंट वुमेन का जो बेबी है उसको प्लेसेंटा से वो ड्रग चली गई तो वो डैमेज हो गया। तो किसी भी ड्रग को मार्केट में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 15 साल लगते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है हर स्टेज पे। एनिमल पे ट्रायल करना है, तो इंसानों पे ट्रायल करना है, तो ड्रग को मार्केट करना है, तो अलग अलग चीजें हैं।
तो आज हमारे डिसिप्लिन की वजह से हमने बहुत अच्छी प्रोडक्शन एंड रिसर्च करी है। द फार्मास्यूटिकल साइंस एनकम्पासिंग मतलब कि शामिल, द फार्मास्यूटिकल साइंस ऑल द स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ ए ड्रग, मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल साइंस है उसने शामिल किया है सारी स्टेज को, जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए ड्रग है, अब इस ड्रग की आपने डिस्कवरी करी, ठीक है, आपने इस ड्रग की डिस्कवरी करी, अब इस ड्रग का आप डेवलपमेंट करोगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग को डिस्कवर किया, अब ड्रग को डिस्कवर करने के बाद ऐसा तो नहीं है सीधा मार्केट में लॉन्च कर दूंगा, उस ड्रग से मैं क्या करूंगा, फॉर्मुलेशन बनाऊंगा, उसका डोज बनाऊंगा, फिर उसको एनिमल पे ट्रायल करके देखूंगा, फिर देखूंगा कि एनिमल पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसके प्यूपिल तो डायलेट नहीं होगे, उसके हार्ट बीट तो फास्ट नहीं होगी, उसके कोई ऑर्गन में टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद जब सारे रिजल्ट अच्छे होंगे तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लूंगा, फिर क्लिनिकल ट्रायल करूंगा, मतलब इंसानों पर ट्रायल करूंगा, इंसानों पे ट्रायल करते दौरान भी सारी चीजें देखूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने करी है, ठीक है। हमने क्या करा है, ड्रग की डिस्कवरी करी है, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन हमने चेक भी करा है कि क्या ये वही ड्रग है ना, प्यूरिटी चेक करी है, ड्रग का डेवलपमेंट चेक करा है, डेवलप करा है ड्रग को, एक्शन, सेफ्टी और फॉर्मुलेशन करा है, क्वालिटी कंट्रोल करा है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जब भी कोई भी आप मेडिकेशन बना रहे हैं, जब भी कोई भी आप मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी आप डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस या फिर पेरेंटल प्रिपरेशन, तो उस कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर हो। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, चाहे प्रोडक्ट का एक्शन कम हो चलेगा, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि पेशेंट को नुकसान तो ना पहुंचे, है ना। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और हमारा जो भी फॉर्मुलेशन है उसकी पैकेजिंग, स्टोरेज, उसकी मार्केटिंग, उसकी स्टेबिलिटी, सब कुछ बेटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीसीआई की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसकी वेबसाइट भी है www.pci.nic.in। तो अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह का क्या है, सेंट्रल बॉडी है। क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, जिसने बनाया है AICTE को, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसने बनाया है। तो अब ध्यान से सुनना, दो बात बताऊंगा। ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एक तरह का सेंट्रल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूएंट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ये जो पीसीआई बना है, ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना है, ये किसके अंडर में बना है, अंडर द फार्मेसी एक्ट। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना है, ये फार्मेसी एक्ट के अंडर में बना है 1948 में, ठीक है। और इसी के अंडर में ये भी बना है आपका AICTE। क्लियर। तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कि फार्मेसी क्या होती है ना। फिर हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हेडिंग डाला, फिर फार्मेसी का बताया, फिर फार्मेसी का इंट्रोडक्शन दिया कि पीसीआई होता है, AICTE होता है, फार्मेसी का क्या रोल होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। इन 1932 प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ, ये जो है फादर ऑफ फार्मेसी है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, ठीक है। सो इन 1932 प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ, कॉल्ड एज अ फादर ऑफ फार्मेसी और वी कैन से फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, स्टार्टेड अ फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर इन्होंने फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज को रन किया था 1932 में। ये देखो लिखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज है, ओपन हुआ था 1932 में। ये है प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ। Since then, tremendous rise in the number of pharmacy colleges spread across the country। और पहला कॉलेज यहाँ पे खुला, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज में जो है, इंडिया में फार्मेसी के कॉलेज बढ़ते गए और ये सारे फार्मेसी के कॉलेज आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, www.pci.nic.in। मतलब कि आपका जो भी कॉलेज है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, जैसे कि D फार्म, B फार्म, फार्म डी और M फार्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब हिस्ट्री की बात करेंगे। अभी तक तो क्या चल रहा था, जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा था कि फार्मेसी होती क्या है, फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, फार्मेसी का क्या रोल है। अब देखेंगे हिस्टोरिकल ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी और वी कैन से हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ओरिजिनेट हुआ है। देखो आपको जो ड्रग्स मिलेगी, आपको जो दवाइयाँ मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, प्लांट से, मोस्ट प्रोबेबली प्लांट से, जंगलों से ही मिलेगी।
बहुत कम आपको मेरीन सोर्स से मिलेगा, जो समुद्र में जो जानवर रहते हैं उनको बोलते हैं मेरीन सोर्स, वहां से आपको मिलेगा, जंगलों से आपको मिलेगा, है ना। पर मेनली कहाँ से मिलेगा? जंगलों से ही मिलेगा। सो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा किस पे? पूरा प्लांट बेस्ड है ना। द पिलर ऑफ आयुर्वेदा, अब आयुर्वेदा के पिलर कौन कौन से होते हैं? एक बुक है चरक संहिता नाम से ही, है ना, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, ये दो बुक है, ठीक है। यहां पर इसको किसने लिखा है? कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय महर्षि चरक। चरक संहिता को नाम से पता लग रहा है महर्षि चरक ने लिखा है। और सुश्रुत संहिता जो है एड्रेसेस, मतलब कि यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बताया गया है, जनरल मेडिसिन के बारे में एड्रेस किया गया है, बताया गया है। तो हमने ये देखा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया में। सबसे पहले हमने देखा द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयुर्वेदा। द पिलर ऑफ आयुर्वेदा इज चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। उसके बाद अब साइंटिस्ट की बात मैंने बोली थी ना कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां दी, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले आए 466 से लेकर 377 बीसी, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, हिप्पोक्रेट्स आए थे। ये हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है। इनको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। ये कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन है। और इनका जो कंसेप्ट है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था ना वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और साथ ही साथ अभी तक यूज होता है। अभी तक जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब कि जो भी मेडिकल से रिलेटेड लोग होते हैं, आज तक इनको फॉलो करते हैं। 466 to 377 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस के टाइम से, उनसे पहले, है ना, लॉर्ड जीसस से पहले हिप्पोक्रेट्स थे ये, नॉन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन, and his concept were accepted worldwide and are still utilized by healthcare professionals। क्लियर हो गया? ये साइंटिस्ट थे सबसे पहले, हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद आए थे 384 से 322 BC तक एरिस्टोटल। बीसी का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। ये हैं एरिस्टोटल, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। कौन है ये? एंशियंट के ग्रीक फिलोसोफर है और साइंटिस्ट है, who is still considered one of the greatest thinker in politics, psychology and ethics। आज तक के, अभी तक के भी ये बहुत ही महान पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी में और एथिक्स में थिंकर है, ठीक है। सो एरिस्टोटल जो है एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है, एक साइंटिस्ट है, हु इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर इन पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी एंड इन एथिक्स ऑल्सो। अब यहां पर देखो, एरिस्टोटल हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनी फील्ड। इन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करा है कई फील्ड्स में, जैसे कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, बॉटनी मतलब प्लांट की स्टडी में, पॉलिटिक्स में, मेडिसिन में, कई जगह इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये है आपके सेकंड साइंटिस्ट जिसका नाम है एरिस्टोटल। फिर आएंगे 4280 AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनो, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। सो इसमें आए थे डायस्कोराइट्स। क्या बोलेंगे इसको? डायस्कोराइट्स। ये जो साइंटिस्ट थे ये एक तरह के ग्रेट फिजिशियन थे, ठीक है। लिंक्ड बॉटनी टू द फील्ड एंड रोट 5 वॉल्यूम ऑफ बुक नेम मेटीरिया मेडिका। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मेटीरिया मेडिका, और इसके इन्होंने 5 वॉल्यूम लिखे थे, ठीक है। तो ये जो थे डायस्कोराइट्स, या फिर आप बोल लो डियोस्कोरॉइड्स, वो बेटर रहेगा। तो इन्होंने क्या करा था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मटेरिया मेडिका, और इसके 5 वॉल्यूम इन्होंने लिखे थे। उसके बाद इंक्लूड वेरियस ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन, जैसे कि ओपियम, हायोसाइमस, नेचुरली अकरिंग ड्रग्स विथ इट्स आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज। इस बुक में इन्होंने क्या करा? इस बुक में इन्होंने कई ड्रग्स के बारे में बताया, जैसे कि ओपियम के बारे में बताया, ठीक है, हायोसाइमस के बारे में बताया कि ये कैसे नेचुरली अकरिंग होती है, कैसे आप इनको पता कर सकते हैं कि ये ओपियम है या नहीं, उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसको कल्टीवेट, उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसका कलेक्शन, ग्रो करने के बाद उसकी कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको काटना है प्रॉपर, और फिर प्रॉपर उनको स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नेचुरली ड्रग्स होती है जिनके बारे में इन्होंने बताया कि उसका कलेक्शन करना है, उसको अगर आपको ग्रो करना है, उसको अगर आपको स्टोर करना है, उसको अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। कि इन्होंने बताया डायोस्कोरॉइड्स, या जो भी आप बोलना चाहो, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, नाम ही अजीब है थोड़ा सा। एक ग्रीक फिजिशियंस है जिन्होंने बुक लिखा था मटेरिया मेडिका, जिसके 5 वॉल्यूम इन्होंने लिखे थे, ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 131 टू 200 एडी गैलन। ये जो साइंटिस्ट थे ये है गैलन, ही वॉज द फर्स्ट फार्मासिस्ट। तो आप यही बनने जा रहे हो, गैलन, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट फार्मासिस्ट, ही मेड अवेलेबल वेरियस फार्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इन्होंने बहुत तरह के फार्मूला बताए, बहुत तरह के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए कि अगर आपको ये बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ये बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो कई तरह की फार्मूला, कई तरह के प्रिपरेशन इन्होंने बताए। ही वॉज द फर्स्ट फार्मासिस्ट एंड हिज वर्क इज स्टिल नोन एज गैलेनिकल और वी कैन से ग्लेनिकल फार्मेसी। मतलब कि इनके नाम पे रखा है, देखो, गैलन इकल फार्मेसी, ठीक है। गैलन बिलीव दैट द बॉडी कंटेंट 4 इंपॉर्टेंट लिक्विड कॉल ह्यूमर। गैलन क्या विश्वास रखते थे कि हमारी जो बॉडी है वो 4 लिक्विड से मिलकर बनी है, 4 इंपॉर्टेंट लिक्विड से मिलकर बनी है, जिन्होंने इन लिक्विड्स का नाम इन्होंने रखा था चारों का मिला के ह्यूमर। और इन्होंने बोला कि ये जो ह्यूमर है, ये जो 4 लिक्विड है, ये हमारे बॉडी में मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर इनका बॉडी में लेवल बढ़ गया, जैसे मान लीजिए 4 लिक्विड है, 1 2 3 4, ठीक है, ये बॉडी में कैसे होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। अगर इनका किसी का भी एक का भी लेवल बढ़ गया ना इस तरह से, तो हम बीमार हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। इनको डिजीज के बारे में नहीं पता, इन्होंने नॉर्मल बोल दिया था। तो गैलन बिलीव दैट द बॉडी कंटेन 4 इंपॉर्टेंट लिक्विड, जिसको इन्होंने बोला था ह्यूमर, विच वर, सबसे पहला है फ्लैग्म, मतलब कि कफ, है ना, और ब्लड, और येलो बाइल मतलब कि आपका डाइजेस्टिव फ्लूइड, और एक होता है ब्लैक बाइल जो कि स्प्लीन से ओरिजिनेट होता है। तो फ्लैग्म एंड ब्लड एंड येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ये 4 इनके वो इंपॉर्टेंट लिक्विड है जिन्होंने मिलाकर बोला था ह्यूमर। तो ह्यूमर में कौन कौन आते हैं, फ्लैग्म, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। दिस ह्यूमर्स मस्ट रिमेन इन बैलेंस फॉर ए पर्सन टू रिमेन हेल्दी। ये चारों चीजें पर्सन में बैलेंस होनी चाहिए, अगर इनमें से एक भी बढ़ी तो पर्सन जो है हेल्दी नहीं रहेगा, वो बीमार हो जाएगा, ऐसा कहना था गैलन का। उसके बाद है 1493 से 1541 तक पैरासेल्सस, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी बहुत अच्छी स्टडी है, तो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है पैरासेल्सस। 1493 से 1541 तक ही वॉज ए केमिकल एंटरप्रेनर। कौन है ये, केमिकल एंटरप्रेनर थे। एंड ही मेंशन दैट केमिकल मोइटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। देखो, इनको पहले एंटीबायोटिक का नहीं पता था, इनको कुछ भी नहीं पता था, है ना, ड्रग्स वगैरह का इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी ये शुरू शुरू के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो केमिकल मोइटी है, कुछ तो ऐसा है जो बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ही मेंशन दैट केमिकल मोइटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। ये है फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। थोड़े अजीब कपड़े जरूर पहने हैं पर याद रख लो। उसके बाद है आपका 1645 से 1751 तक ले मेरी, और वी कैन से निकोलस लेमरी। अब देखो गलत मत लेना इसको, है ना, निकोलस लेमरी। तो रिपोर्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड। जब आप बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में जाएंगे तब आप बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन मेथड को। तो अभी आप ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बताया था, रिपोर्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में बताया था, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए ये आपकी टी लीव है, चाय की पत्ती है, टी लीव है ना। अब इस, सॉरी लीफ होना था, लीव हो गया, छुट्टी मिलती नहीं है ना तो लीव ही दिखता है हर जगह। चलो ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, ये जो आपकी टी लीफ है ना, अभी टी लीफ में कई तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से कैफीन को आइसोलेट करना है। ये चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती में कई तरह के केमिकल्स है, हमें क्या करना है, इन केमिकल्स में से एक केमिकल को आइसोलेट करना है जिसका नाम है कैफीन। तो इतने सारे केमिकल में से सपोज ये वाला कैफीन है, तो इसको हमें आइसोलेट करना है। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड। सो एक्सट्रैक्शन मेथड, और वी कैन से क्रोमेटोग्राफी। आगे पढ़ोगे आप बहुत डिटेल में, कई तरह की क्रोमेटोग्राफी, है ना, 10-10 नंबर में आएगी। तो अभी इतना याद रखो कि ले मेरी जो थे उन्होंने बताया था कि एक्सट्रैक्शन मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत काम आती है। एक्सट्रैक्शन मेथड होती क्या है, जैसे मान लीजिए आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर बहुत तरह के केमिकल है, इस मिक्सचर ऑफ केमिकल में से बहुत तरह के केमिकल है, सो वी कैन से मिक्सचर ऑफ केमिकल है। तो इन मिक्सचर ऑफ केमिकल में से अगर आपको कोई सिंगल केमिकल आइसोलेट करना है ना, तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर आप एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन मेथड में जो मदद करता है उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टेंट, और मदद करने वाला एग्जांपल है अल्कोहल। सो अल्कोहल आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एज ए एक्सट्रैक्टेंट, जो कि
मदद करेगा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में। क्लियर है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे 1707 से लेकर 1778, स्वीडन लिनियस क्लासिफाई द प्लांट एंड इंट्रोड्यूस द बायनोमल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी। इन्होंने क्या करा, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, क्या करा, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया और बायोनोमियल सिस्टम दिया। बायोनोमियल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि दो नाम दिए, जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मैं हूं, मेरा नाम है शुभम गुप्ता, तो शुभम और गुप्ता, वैसे इन्होंने प्लांट के बायोनोमियल सिस्टम दिया। जैसे कि जो पहला नाम होता है वो होता है जीनस और जो पीछे का नाम होता है वो होता है स्पीसीज। तो ये है लीनियस साहब। ठीक है, क्लासिफाई द प्लांट एंड इंट्रोड्यूस द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी। जैसे कि कोई भी प्लांट है तो ए और बी, तो ए क्या हो गया जीनस और बी क्या हो गया स्पीसीज। जैसे अगर मधुमक्खी का नाम बताऊं, जो एपिस मेलिफेरा है, एपिस इंडिका है, तो एपिस इंडिका, तो एपिस क्या हो गया जीनस, इंडिका पीछे का क्या हो गया स्पीसीज। तो ये इन्होंने बताया था। आगे चलें। नेक्स्ट आपको दे रखा है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हिस्ट्री आ गई। मैंने आपको बोला ना कि ये फार्मेसी किस तरह से डेवलप हो रही है, फार्मेसी किस तरह से एस्टेब्लिश हुई इंडिया में, ये सारी डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले है 1901 द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन कोलकाता बाय प्रोफेसर पी.सी. रे। सबसे पहली जो इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में स्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1901 में, द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। कौन सी नाम है, क्या नाम है, द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। फिर आई थी 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क्स, कहाँ पे सेटअप हुई थी, बड़ोदरा में। फिर आई थी 1922 में इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया स्टिमिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर। इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया स्टिमिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर। काला अजहर क्या है, एक तरह की पैरासिटिक डिजीज है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था यूरिया स्टिमिन का। फिर 1930 की बात करें, सीरा, वैक्सीन, एनेस्थेटिक, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। एनेस्थीसिया वो होते हैं जो कि आपके पार्ट को एक तरह से सुन्न कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी अगर आपको क्या बोलूँ मैं, रूट कैप करवाना हो, है ना, कोई भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर, यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, है ना। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि ये पार्ट पूरा सुन्न हो जाता है। तो ये जो एनेस्थीसिया है ना, जैसे एग्जांपल हो गए आपके ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, तो 1930 में क्या हुआ, सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, जैसे कि आपका ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेस्ड ऑन कोल तार डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स बिगेन इन द कंट्री। ये सब आए थे कंट्री में आपको। ठीक है, फिर 1942 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वॉज रजिस्टर्ड। 1942 में ये हुआ था। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि 1901 में क्या था, 7 में क्या था, 22 में क्या था, 30 में क्या था, 42 में क्या था। ठीक है, जैसे 1954 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ये इंडस्ट्री हो गई आपकी, वॉज सेटअप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक स्पेशली पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो एंटीबायोटिक्स थी हमारे इंडिया में, जैसे कि पेनिसिलिन थी और स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। अब पेनिसिलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना था और स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया में 1954 में एस्टेब्लिश हुई एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसका नाम है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एंटीबायोटिक का, जैसे कि आपका पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका प्रोडक्शन बढ़ाया क्योंकि इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इसकी हमें, इस एंटीबायोटिक की हमें। ठीक है, तो यह है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और भी है 1960 में क्या हुआ, कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्च डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड नेशनल लेबोरेटरी एंड एकेडमिया। मतलब कि कोलैबोरेशन होना स्टार्ट हो गया कि ये जो आपका R&D टीम है, ये जो आपकी इंडस्ट्रीज है, लेबोरेटरीज है, इन सब का कोलैबोरेशन होना स्टार्ट हो गया। फिर 1970 में क्या हुआ, स्पेशल प्रोविजन गिव इन पेटेंट एक्ट। मतलब जो पेटेंट एक्ट होता है, कोई भी नई ड्रग मार्केट में आती है तो पेटेंट लग जाता है, तो स्पेशल प्रोविजन गिवन इन द पेटेंट एक्ट। फिर 1980 से 1990 में नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर सेटअप। अब तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, गोल ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट एंड न्यू ड्रग डिस्कवरी। मतलब कि 21st सेंचुरी तक हमें क्या करना है, जो कि हम कर भी चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कि ड्रग्स को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे देना है और नए नए ड्रग्स की डिस्कवरी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये देखो ये भी होते हैं फार्मासिस्ट, ऐसा मत समझो खुद को कि हम मेडिकल वाले ही हैं बस। आगे चलते हैं। अब आपको बताया था मैंने कि हम बढ़ेंगे कि अभी जो मार्केट में कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो ट्रेंडिंग में है,
तो टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 2024 का डेटा है, ठीक है। जैसे सन फार्मा की बात करें तो इसका मार्केट कैप कितना है, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 4,39,522 करोड़, ठीक है, ये मार्केट कैप है इनका। फिर दिवीज लैब हो गया, सिप्ला हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, जाइडस हो गया, लुपिन हो गया, मैनकाइंड हो गया और औरबिंदो हो गया, एल्केम हो गया, ये सारे आपको मार्केट कैप इधर लिखे हुए हैं। इनका मार्केट कैप कितना है, इनका कितना फंड है, कितना पैसा है इनके पास, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। तो मुंबई, हैदराबाद एंड अहमदाबाद आर द फार्मास्यूटिकल हब ऑफ इंडिया। जैसे आईटी का हब, जैसे इंजीनियर्स होते हैं तो आईटी वाले इंजीनियर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, तो उनका हब है बेंगलोर। वैसे ही अगर हमारी फार्मेसी की बात करूं तो अहमदाबाद, हैदराबाद एंड मुंबई आर द फार्मास्यूटिकल हब्स ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो देखो अब फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे पहले 1920 द कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रिलीजेस which changed its name to Bengal Chemist and Druggist Association in 1926। 1920 में क्या हुआ था, द कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रिलीज हुआ था, ठीक है, ये नाम है। 1920 में द कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रिलीज हुआ था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, 1926 की बात है, इसका नाम चेंज करके रख दिया बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। तो आप देखो बस क्या चेंज हुआ, कोलकाता की जगह बंगाल कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। पहले क्या था, कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, बाद में 1926 में क्या कर दिया, कोलकाता की जगह बंगाल लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। फिर 1923 फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, उन फार्मासिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम चेंज करके रख दिया फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1925। सो शुरू में क्या था, 1923 में फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, विच चेंज इट्स नेम टू फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1925। तो शुरू में कुछ और नेम थे, बाद में कुछ और नेम रख दिए गए। फिर 1930 ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी किसने करी थी, चोपड़ा ने, जो हमारे चोपड़ा साइंटिस्ट थे उन्होंने करी थी, इसलिए इसको चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। एंड डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल RN चोपड़ा। तो ये जो कर्नल RN चोपड़ा है, यही चोपड़ा साहब है, इन्हों के अंडर में ही डेंजरस ड्रग एक्ट भी पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो 1930 में ये हुआ था। देखो घबराने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है कि कब क्या हुआ था वो तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। जैसे 1920 में कलकत्ता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, फिर इसका नाम चेंज हो गया था 1926 में। वैसे 1923 में क्या हुआ था, फिर 1925 में चेंज कर दिया था नाम। वैसे 1930 में क्या हुआ कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसको हम कह सकते हैं चोपड़ा कमेटी, वो आई। उसके बाद डेंजरस एक्ट भी पब्लिश हुआ, वो भी चोपड़ा सर के अंडर में ही हुआ, इनकी चेयरमैनशिप में ही हुआ, ठीक है। फिर 1935 ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड प्रोविंसेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। देखो ध्यान से सुनना, 1935 में क्या हुआ, ऑल इंडिया एसोसिएशन, ये जो नाम है इसका एक और नाम है यूनाइटेड प्रोविंसेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं UPPA, रजिस्टर्ड इन दिसंबर, बट द नेम UPPA was soon replaced with India Pharmaceutical Association in 1936। शुरू में क्या नाम रखा गया था, यूनाइटेड प्रोविंसेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन UPPA, ठीक है, दिसंबर में रखा गया था, बट बहुत जल्दी इसका नाम चेंज कर दिया गया और UPPA से इसका नाम बदल के रख दिया गया इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। UPPA से क्या बदल दिया, IPA कर दिया 1936 में। तो 35 में तो ये था और 36 में IPA कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंपनियां आई थी और फिर इन कंपनी ने नाम चेंज कर दिए, क्यों कर दिए, वो इनके रीजंस थे कुछ, तो ये सब आपको याद रखना है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो याद रखनी पड़ेगी कि कहानी में हुआ क्या क्या था, कौन कौन आए, सबसे पहले पुराने खिलाड़ी याद रखने पड़ेंगे, है ना। फिर आ गया 1940 गवर्नमेंट ब्रॉट ड्रग बिल टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया। देखो 1940 की बात है, मतलब कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ नहीं था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटिश इंडिया बोलेंगे। तो उस दौरान क्या हुआ था ब्रिटिश इंडिया में कि गवर्नमेंट ने ड्रग बिल स्टार्ट कर दिए थे, मतलब कि जो भी ड्रग मार्केट में आ रही है, जो भी ड्रग बन रही है, जो भी ड्रग का क्वालिटी टेस्ट हो रहा है, जो भी ड्रग इंडिया से बाहर जा रही है, ब्रिटिश इंडिया से बाहर जा रही है या ब्रिटिश इंडिया में आ रही है,
तो उन ड्रग को हाईली रेगुलेट करना, मतलब कि सरकार के अंडर में, सरकार की निगरानी में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट अल्टीमेटली अफेक्ट होंगे। आज अगर आप कोई भी ड्रग मार्केट में ले आएंगे तो उस ड्रग से किसको अफेक्ट होगा? ड्रग तो आ गई मार्केट में, अगर वो सेफ नहीं है, एफिकेशियस नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली पेशेंट ही बीमार होगा। पेशेंट सही होने के लिए ले रहा है दवाइयाँ। तो हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का, ये हाईली रेगुलेट कर दिया गया था, मतलब कि गवर्नमेंट की निगरानी में हुआ था फिर ये, है ना। दिस बिल वॉज फाइनली अडॉप्टेड एज ड्रग एक्ट ऑफ 1940। फाइनली इसको क्या बोला गया? ड्रग एक्ट ऑफ 1940। फिर 1946, अभी भी देश आज़ाद नहीं हुआ, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर ऑफ इंडिया APTI वॉज फॉर्म्ड। ये एसोसिएशन बनी थी 1946 में, देश आज़ाद होने से एक साल जस्ट पहले बनी थी, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर ऑफ इंडिया APTI। उसके बाद है 1948, चलिए देश आज़ाद हो गया फाइनली। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष। देखो अब इंडिया लिखा है ना, ब्रिटिश इंडिया तो नहीं लिखा क्योंकि देश आज़ाद हो गया। तो द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष, इनके चेयरमैनशिप में बनी थी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। कब बनी थी? 1948 में। उसके बाद 49 है ना, 1949 द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश। अब ये जो डाटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1948 मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब बनी थी? 1948। ये बात ध्यान रखना कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब बनी थी? 1948 में बनी थी। किसके अंडर में बनी थी? तो किसके चेयरमैनशिप के अंडर में बनी थी? डॉक्टर BN घोष के चेयरमैनशिप के अंडर में बनी थी 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। उसके बाद लिखा है 1949 सो द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश। क्या एस्टेब्लिश हुआ था? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर लिखा है 1980 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन। ठीक है, जैसे 1946 में एसोसिएशन बना था ना, वैसे 1980 में देश आजाद होने के बाद भी एसोसिएशन बना, जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन IPGA। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मेसी एज ए करियर। तो फार्मेसी के बहुत तरह के करियर होते हैं, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है, सो फार्मेसी इज अ रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन। एक तरह का रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, एक तरह का चैलेंजिंग प्रोफेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग को हाईली रेगुलेट, मेंटेन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सारी चीज़ें चेक करनी, सब कुछ करना पड़ता है ना। बहुत बहुत यहाँ पर रिस्क मामला है, तो बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है एक तरह का। तो ये आप लाइन लिख सकते हैं व्हाट इज फार्मेसी में, कि फार्मेसी इज अ रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग ऑफ मेडिकेशन टू पेशेंट। वो सारी बातें आपको पता है। फार्मासिस्ट प्ले वाइटल रोल इन हेल्थ केयर, वही वाली बात है कि टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। अब फार्मासिस्ट कितने तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं रिटेल फार्मासिस्ट, कुछ होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रिसर्च फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, एकेडमिक फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। तो तरह तरह के फार्मासिस्ट होते हैं। ये सारे फार्मासिस्ट आप धीरे धीरे पढ़ लोगे। जब आप 8th सेमेस्टर तक जाओगे, तो 8th सेमेस्टर से पहले जब आप 7th सेमेस्टर में आओगे, वहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ोगे, तो सारे फार्मासिस्ट आ जाएंगे वहाँ पर, जैसे रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रिसर्च फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, एकेडमिक फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। ये फार्मेसी एज ए करियर में स्टार्ट हो गया है कि फार्मेसी क्या होती है, टाइप ऑफ फार्मासिस्ट क्या होते हैं, है ना। हिस्ट्री खत्म हो गई है। अब फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? अरे सर आपने बताया तो था, ड्रग को प्रिपेयर करना, ड्रग को डिस्पेंस करना, ड्रग की अच्छे से लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग करना, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को क्रॉस चेक करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। इसके अलावा क्या क्या है देखो, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन हो गया, पेशेंट की काउंसलिंग हो गई, मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करना, ये भी आपको करना है। ठीक है, और मेडिकेशन इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए आप जो दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर ने 2 दवाई लिख दी मान लो, अब वो दोनों दवाई आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने आपकी दोनों दवाई एक साथ खा ली, तो वो मेरी बॉडी में जाके दोनों ड्रग आपस में अगर रिएक्ट कर गई और मुझे कोई साइड इफेक्ट दे दिया तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होती है। उसके बाद कंपाउंडिंग मेडिकेशन, जैसे कि कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, कंबाइनिंग और अल्टरिंग इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट अ मेडिकेशन दैट टेलर टू पेशेंट नीड। मतलब कि हमें क्या करना है, पेशेंट की
नीड के अनुसार दवाई बनानी है, उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट चेंज करने हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए ये ड्रग है और इस ड्रग से आपको डोजेस फॉर्म बनाना है, मतलब कि कोई भी डोजेस फॉर्म बनाना है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, कोई भी एक डोजेस फॉर्म बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे टैबलेट बनानी है, तो इस ड्रग से टैबलेट बनानी है। अब ड्रग तो कितना होता है 500 mg। अब इतनी सी ड्रग का इतनी टैबलेट, बड़ी टैबलेट कैसे बना सकता हूँ? तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बल्किंग एजेंट, है ना, और बाइंडर्स, कई तरह की चीजें ऐड करनी पड़ती है। उन सबको क्या कहते हैं? एडिटिव्स। उन सबको क्या कहते हैं? एक्सिपिएंट। तो एक्सिपिएंट बोल लीजिए या फिर एडिटिव बोल लीजिए, जो कि ड्रग्स के साथ जुड़ते हैं और फाइनली एक डोजेस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। कई तरह के एक्सिपिएंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव, रिडक्शन से बचाने के लिए एजेंट और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेशन वाले एजेंट, ठीक है, बाइंडर्स तरह तरह के, सॉल्वेंट्स यूज होते हैं तरह तरह के, फिलर्स यूज होते हैं तरह तरह के। तो कई तरह के एक्सिपिएंट्स ड्रग में मिलते हैं और फाइनली एक डोजेस फॉर्म कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद है रिसर्चिंग न्यू मेडिकेशन एंड थेरेपी, ये भी फार्मासिस्ट का काम है। फिर कोलेबरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, फार्मासिस्ट कर सकता है, कोलेबरेशन कर सकता है। मैनेजिंग फार्मेसी ऑपरेशंस, डेवलपिंग मेडिकेशन पॉलिसी, एजुकेटिंग पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखो सीधी सी बात है, कोई भी दवाई अगर मार्केट में आई तो उसके बारे में किसको पता होगा? ज्यादातर फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट को पता होगा, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा? पेशेंट को भी गाइड करेगा। फार्मासिस्ट क्या करेगा? डॉक्टर को भी गाइड करेगा कि सर ये नई तरह की दवाई आई है, इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस तरह से ये काम करती है, इसके इतने साइड इफेक्ट है, ये वाली ड्रग इतने डोज में हम दे सकते हैं, ये सारी चीजें बताएगा। पेशेंट को भी समझाएगा कि अगर आप छोटे बच्चे को पैरासीटामोल दे रहे हैं तो बहुत ही कम डोज देना है आपको, एडल्ट ले रहे हो तो पूरी टैबलेट ले लो। तो ये सारी चीजें बताएगा कौन? समझाएगा कौन? लोगों को अवेयर कौन करेगा? एजुकेट कौन करेगा दवाइयों के बारे में? ड्रग एक्सपर्ट, मतलब कि फार्मासिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद कंडक्टिंग हेल्थ स्क्रीनिंग, ये भी हमने देखा था कि वैक्सीनेशन मतलब कि क्लिनिकल सर्विसेज एंड हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी फार्मासिस्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जॉब है बी फार्म एम फार्म के बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग एंड एकेडमिक जॉब मतलब कि टीचर वगैरह। ठीक है, ये जॉब है। और बिजनेस की बात करें तो खुद की इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, फार्मेसी शॉप ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जॉब में क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं मतलब कि कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर सकते हैं, फार्मा मार्केटिंग मतलब कि एमआर आप बन सकते हैं, एकेडमिक जॉब्स मतलब कि आप टीचिंग कर सकते हैं। ये जॉब्स आ गए, अपॉर्चुनिटी आ गए बी फार्म एम फार्म के बाद, और ये बिजनेस आ गए, बिजनेस इज बेस्ट। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बताई गई है, जैसे कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के लिखोगे ना तो ये और इंप्रेसिव होता है, ये अट्रैक्टिव होता है और एग्जामिनर जो है अच्छे से नंबर देता है। ठीक है, जैसे एकेडमिक्स, रेगुलेटरी, क्लिनिकल रिसर्च, रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग में। इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एरिया में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, जैसे फॉर्मुलेशन करोगे, बल्क ड्रग्स को बनाओगे, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में जा सकते हो, पैकेजिंग यूनिट में जा सकते हो, सेल और मार्केटिंग में जा सकते हो, और सरकार में मतलब रेगुलेटरी में जा सकते हो। तो ये सारे आपको मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज बताए। जैसे इंडस्ट्री में कई तरह के प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड रेगुलेटरी। फिर आ गई आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कई तरह की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ड्रग का फॉर्मुलेशन, ड्रग की क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग के बायो एनालिटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ड्रग की डिस्कवरी, और एक होता है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मुझे 2 जनों की चाय बनानी है, तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जनों की तो चाय बनानी है, बना दूंगा। पर अगर मुझे बोले कि 2 लाख की चाय बनाओ, 2 लाख लोगों की, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है भाई, 2 लाख लोगों की चाय में एक साथ में क्या इधर बावर्ची दिखता हूँ, और बावर्ची कितना ही बड़ा हो एकता थोड़े ना बना पाएगा। तो मतलब क्या है कि जब मैं 2 जनों की चाय बना रहा हूँ, अब चाय को रिप्लेस कर दो दवाई से, जब मैं 2 जनों की दवाई बना सकता हूँ तो क्या मैं 2 लाख की दवाई नहीं बना सकता क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बना सकते,
क्यों नहीं बना सकता भाई? जब मैं 2 जनों की बना सकता हूँ तो 2 लाख की क्यों नहीं बना सकता? क्यों? क्योंकि सर आपके पास उतने बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। आपको ये तो पता है कि 2 जनों की चाय में इतनी शक्कर डलेगी, इतनी चाय पत्ती डलेगी, पर आपको ये पता है कि 2 लाख के चाय में कितनी आपको चाय पत्ती और शक्कर डालनी पड़ेगी। तो मतलब मेरे पास टेक्निक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा जो फॉर्मूला है जिससे मैं 2 जनों की दवाई बना रहा था, उस फॉर्मूले को ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी बड़ी इंडस्ट्री के पास कि भैया आप इस फॉर्मूले को यूज करके दवाइयां बनाओ। तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फिर रेगुलेटरी डिवीजन, फिर प्रोडक्शन में बात करें तो टैबलेट बनाओ, कैप्सूल बनाओ, इंजेक्शन बनाओ, कॉस्मेटिक बनाओ, न्यूट्रासूटिकल आपको आएगा 6-7 में, वो बनाओ। मतलब कि ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे एप्पल खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, तो एप्पल में क्या क्या है ना, कौन कौन से फ्रूट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी, कि मतलब जो फल है, जो फ्रूट्स है, जो ये सब्जियां हैं, ये वरदान है एक तरह से, न्यूट्रासूटिकल है। फिर मार्केटिंग में क्या है? सेल्स प्रमोशन है, सेल्स एग्जीक्यूशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और मैनेजर है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आगे आ जाते हैं, अब फार्मासिस्ट गवर्नमेंट सर्विस, तो आर्मी में जा सकते हैं आप, ये सब फार्मेसी से करियर में है। नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, DI ड्रग इंस्पेक्टर सबसे बेस्ट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स एंड HOD आप बन सकते हैं। फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट आप बन सकते हैं, एनालिसिस करने का काम होता है एनालिस्ट का। फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड केमिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है, जो जो मैंने टिक करी है वही आपको याद रखनी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड HOD, गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फार्माकोलॉजिस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड केमिस्ट, ठीक है। उसके बाद करियर ऑप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग B.Pharm और M.Pharm। अब यहाँ पर करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे आप टीचिंग कर सकते हैं, जैसे आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट का काम आपको पता ही है, ड्रग को डिस्पेंस करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, है ना, स्क्रीनिंग करना, क्लिनिकल सर्विसेज देना, वैक्सीनेशन देना, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एंड हेल्थ मैनेजर, the pharmacy graduate can play an important role in the development of clinical care plans, can investigate adverse medication event and in some cases can suggest preventive measure। मतलब कि क्या होता है कि जब भी कोई नई ड्रग डिस्कवर होती है, डेवलप होती है, तो ड्रग की डिस्कवरी और डेवलपमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, उस ड्रग से प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उस ड्रग से क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, मतलब इंसानों पे भी ट्रायल करते हैं। तो अब वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो फार्मासिस्ट होना चाहिए एक समझदार, कि ड्रग का अमाउंट कम करो, साइड इफेक्ट आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप ड्रग एक्सपर्ट हो, आपको सारी चीज़ों का पता हो जाएगा फाइनल ईयर तक, वो वाली बात है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो एडवर्स मेडिकेशन इवेंट्स का, ठीक है। आप प्रिवेंटिव मेजर बता सकते हो कि नहीं भाई इसको ऐसे करो, इसको डोज बढ़ाओ, इसको कम करो, इसका डोज फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, कम करो, जो भी है आप बता सकते हैं, ठीक है। ही कैन प्ले अ की रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप लोगों को अवेयर करो बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में बताओ, एजुकेट करो लोगों को। फिर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, द B.Pharm ग्रेजुएट कैन वर्क विद मेडिकल प्रैक्टिशनर टू मेंटेन द पेशेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री। अब देखो, जो B.Pharm के स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर के साथ भी काम करते हैं ताकि वो पेशेंट की एक मेडिकल हिस्ट्री को बना के रखे, ठीक है, सारी चीज लिख कर रखे। फिर एनालिटिकल केमिस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ठीक है, ये सारे आपको नाम भी याद रखोगे तो चलेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, जैसे कि वो क्लिनिकल ट्रायल के बारे में मैंने बताया था ना। उसके बाद गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, जैसे आपका फार्मासिस्ट वर्क इन द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन वेरियस सेक्शन, जैसे कि द सेडिस्को का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इज द सेंट्रल बॉडी ऑफ इंडिया फॉर ड्रग कंट्रोल। अगर ड्रग कंट्रोल करना है, ड्रग कंट्रोल का क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी ड्रग मार्केट में बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के नहीं जाती। वो ड्रग आएगी, उस ड्रग से प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे, एनिमल पे ट्रायल होंगे, फिर उस ड्रग से क्लिनिकल ट्रायल होंगे, मतलब कि ह्यूमंस पे ट्रायल होंगे, फिर गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी तो ही वो ड्रग जो है मार्केट में जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तब जाएगी, है ना। अब गवर्नमेंट में कौन, सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिडिस्को जो होता है यही ड्रग को रेगुलेट करता है कि ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल में जाने लायक है या नहीं, कि या फिर ड्रग आपका क्लिनिकल ट्रायल से मार्केट में जाने लायक है या नहीं। इन सारी बातों को कौन रेगुलेट करेगा, सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें भी कौन, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है।
काम क्या है, यही काम है कि भैया जो मार्केट में दवाई जा रही है वो एकदम सही क्वालिटी की हो, प्योरिटी, एफिकेसी, सेफ्टी सब कुछ अच्छा हो। देखो क्या क्या होना चाहिए, अगर मैं ये पैराग्राफ आपको डायरेक्ट बताना चाहूँ तो क्या क्या आप चेक करोगे। अगर आप एक फार्मासिस्ट हो और अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका क्या क्या काम बनता है कि मैं क्या क्या चेक करूँ। ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी, प्योरिटी, पोटेंसी, ये सारी चीज़ें चेक करोगे। ड्रग कितना सेफ है, एफिकेशियस है, कितना पोटेंट है, कितना थेरेपेटिक एक्शन देने वाला है। फिर और क्या चीज़ें चेक करोगे कि ड्रग जो मार्केट में जा रहा है उसके साइड इफेक्ट कम हो, एडवर्स इफेक्ट कम हो, टॉक्सिक इफेक्ट कम हो, है ना। ये सारी चीज़ें भी आप चेक करोगे। कहीं ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, ड्रग लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं दे रहा, लंबे टाइम तक अगर ड्रग ले रहे हैं तो कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही। कहीं ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, कहीं ये ड्रग बच्चों को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, कहीं ये ड्रग इडियोसिंक्रेसी तो नहीं कर रहा, मतलब कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर है सबसे बेस्ट, ठीक है। असिस्टेड ड्रग कंट्रोलर होते हैं, ड्रग कंट्रोलर होते हैं। कैरिड आउट इंस्पेक्शंस आर इन्वॉल्व इन गिविंग क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल एंड मार्केटिंग अप्रूवल। देखो, चाहे आपको क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल देना हो, चाहे आपको किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का अप्रूवल देना हो, चाहे मार्केट में लॉन्च करने का अप्रूवल देना है, तो ड्रग इंस्पेक्टर भी शामिल होते हैं। असिस्टेड ड्रग कंट्रोलर ये सारे जो है इंस्पेक्शन करते हैं, शामिल होते हैं। और अगर आप बी फार्मेसी करने के बाद मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में भी डीआई आएगा, ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, आपका एरिया पूरा देखेगा, उसके बाद पूरा विजिट करके आपको साइन करके देगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आप मेडिकल ओपन कर सकते हैं। और कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर आ सकता है, आपका मेडिकल को चेक कर सकता है कि आपकी जो दवाइयाँ हैं कोई उन पर धूल तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, वो दवाइयाँ प्रॉपर स्टोर तो है ना, अलग अलग आपने शेल्फ्स बना रखे हैं ना, फ्रिज आपका है ना, उसमें आपकी जो पेरेंटल प्रिपरेशन है वो रखी हुई है ना, सारी चीज़ें चेक करेगा। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप एकदम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में ही है ना, सब कुछ। मेडिकल में कोई एक्सपायरी दवाइयाँ तो नहीं है ना। तो ये हुआ पूरा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फार्माकोपिया। सो फार्माकोपिया क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, फार्माकोपिया एक तरह से आप एक बुक मान लीजिए जिसके अंदर ड्रग्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी कि ड्रग का आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ड्रग को आप बना कैसे सकते हैं, ड्रग से आप किस तरह की टेबलेट बना सकते हैं, ड्रग को मार्केट में सेल करना है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ड्रग को कंज्यूम करने के तरीके तक लिखे हुए हैं आपके फार्माकोपिया में। तो ड्रग का आइडेंटिफिकेशन, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग का मार्केट सेल एंड ड्रग का कंज्यूम करने का तरीका तक आपको मार्केट इंडियन फार्माकोपिया और वी कैन से फार्माकोपिया में बता रखा है। सो इंट्रोडक्शन टू आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जो कि मैं आपके कंटेंट में ऐड कर दूंगा, पर ये काम का किसी का नहीं है, पर फिर भी ऐड कर दूंगा। आपको जो नोट्स मिलेंगे वेबसाइट पे फ्री में, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। फार्माकोपिया की बात करते हैं कि ये जो फार्माकोपिया है इसका मतलब क्या है। तो फार्माको इसका मतलब होता है ड्रग, फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग। और ये जो पिया है, कभी पिया से जिया मत लगाना, अभी फर्स्ट ईयर में पहले ही बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे। तो पिया का मतलब होता है टू मेक, तो ड्रग को बनाने के लिए, ड्रग टू मेक, फार्माकोन पिया, ड्रग टू मेक, तो ड्रग को बनाने के लिए जो बुक है उसका नाम है फार्माकोपिया। तो जब मैं फार्माकोपिया को तोड़ के देखूंगा तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पिया का मतलब होता है टू मेक। अब यहाँ पर एक और वर्ड आएगा आपको, वो है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रिपरेशन आपको करनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन आपको करनी है कि सर यार मेरे को तो ये वाली टेबलेट बनानी है, ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन मेरे को करनी है। तो कोई भी पर्टिकुलर प्रिपरेशन जब आपको करनी है तो उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन जो होता है उसे कहते हैं मोनोग्राफ। सो व्हाट इज मोनोग्राफ, अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिपरेशन, किसी भी प्रिपरेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन उसे कहते हैं मोनोग्राफ। चाहे आपको सॉलिड बनाना है, लिक्विड बनाना है, सेमी सॉलिड बनाना है, कोई गैसियस डोजेस फॉर्म बनाना है, कोई सा भी डोजेस फॉर्म बनाना है, उसके लिए एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो उसे कहेंगे मोनोग्राफ। तो फार्माकोपिया क्लियर हो गया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पिया का मतलब टू मेक, मोनोग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिपरेशन, चाहे वो कोई सी भी प्रिपरेशन हो, ठीक है। फिर एक और वर्ड आएगा आपको यहाँ पर, एडेंडम और वी कैन से सप्लीमेंट। अब क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मैंने पूरी बुक लिख दी, अब लास्ट में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ लास्ट पेज पे, है ना। सो एडेंडम और वी कैन से सप्लीमेंट, इसको कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एक तरह का एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जो कि बुक के एंड में लिखा जाता है।
तो क्लियर हो गया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सो व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पिया का मतलब टू मेक, मोनोग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिपरेशन, एंड एडेंडम और सप्लीमेंट्स का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल मटेरियल जो होता है वो बुक के एंड में लिखा जाता है। फिर फार्माकोपिया में क्या क्या होता है? ड्रग के आइडेंटिफिकेशन से लेकर, अगर आपको ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ड्रग की मार्केटिंग करनी है, सेल करना है ड्रग को, या ड्रग को कंज्यूम करना है, तो सारी चीजें आपको फार्माकोपिया में मिलेगी। आगे चलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया की बात करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया से एक बात और पहले हम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रिटिश और यूएसपी है ये एनुअली पब्लिश होती है, और इंडियन फार्माकोपिया जो है एनुअली पब्लिश नहीं होती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया। सो इंडियन फार्माकोपिया इज ए बुक कंटेनिंग डायरेक्शन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, रेफरेंस फॉर फार्मास्यूटिकल स्पेसिफिकेशन। वही वाली बात है कि कोई भी ड्रग कंपाउंड है, अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे मान लीजिए ड्रग कंपाउंड है, मैं बोल रहा हूँ कि ये ड्रग कंपाउंड ए वाला है, कोई आके मेरे को बोल रहा है कि बी वाला है, अब हम लड़ लिए, मैं बोल रहा हूँ ए, वो बोल रहा है बी, मैं बोल रहा हूँ ए, वो बोल रहा है बी। मैंने कहा चल आजा इंडियन फार्माकोपिया में देख लेते हैं, इसके ऊपर सॉफ्ट टेक्सचर है, ये स्मूथ है, इसमें इतने पोर है, इसके स्टोमेटा इतने हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को मैं मैच कर लूंगा उस बुक से कि इस बुक में देख ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ए ड्रग से रिलेटेड और आपका बी ड्रग गलत है। तो ये मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा? विद द हेल्प ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है ड्रग का, उसकी प्रॉपर्टी, उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करने हैं, सब कुछ होता है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी ड्रग कहीं एडल्ट्रेट तो नहीं, मतलब कहीं मिलावट वाली तो नहीं, हमारी ड्रग कहीं मिस ब्रांडेड तो नहीं, गलत तो नहीं, हमारी ड्रग कहीं स्प्यूरियस तो नहीं, जाली तो नहीं है ना, जाली चीजें होती, जाली नोट, वैसे हमारी ड्रग तो जाली नहीं है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग दैट आर मैन्युफैक्चर, सोल्ड एंड कंज्यूम इन इंडिया। अगर आपको ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है, अगर आपको ड्रग को सेल करना है, या अगर आपको ड्रग को कंज्यूम करना है, ड्रग को बनाना है, ड्रग को सेल करना है, या ड्रग को कंज्यूम करना है, तो उन तीनों को ही आप किसके अंडर में करोगे? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के अंडर में, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि ऐसे ऐसे करो, इन्होंने इसके स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप इस तरह से करो, तो आप सेफ हो, आपका बढ़िया काम होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्टर RN चोपड़ा, ये है डॉक्टर RN चोपड़ा, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा। सो डॉक्टर RN चोपड़ा अलोंग विथ अदर 9 मेंबर, इनके साथ 9 मेंबर और थे, डॉक्टर RN चोपड़ा थे, उनके साथ 9 मेंबर और थे, प्रिपेयर द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। इंडियन फार्माकोपिया की लिस्ट सबसे पहले किसने तैयार करी थी? डॉक्टर RN, मतलब कि रामनाथ चोपड़ा, और इनके साथ 9 मेंबर और थे, और इन्होंने मिलकर पहली इंडियन फार्माकोपिया की एक लिस्ट तैयार करी थी। क्लियर? सो ये इंडियन फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इससे पहले आप फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, चाहे आप IP लिखे, चाहे आप BP लिखे, चाहे आप USP लिखे, चाहे आप एक्स्ट्रा फार्माकोपिया लिखे, ये तीनों चीजें आपको हर में लिखनी है, क्योंकि ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है फार्माकोपिया का। फिर ये इंडियन फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। कब पब्लिश हुई थी? 1955 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, और वी कैन से द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955 बाय द IP कमिटी। किस कमिटी के थ्रू? IP कमिटी के थ्रू। द IP कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। और ये जो IP कमिटी है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में। मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। जो आपका फर्स्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, वो फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश हुआ था 1955। और इसको पब्लिश करने के लिए जो, देखो ये जो IP कमिटी है, इसने पब्लिश किया था इंडियन फार्माकोपिया को 1955 में। ध्यान से सुनते जाना, कंफ्यूज नहीं होना। IP कमिटी ने पब्लिश किया था 1955 में पहला इंडियन फार्माकोपिया। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। अब किसने पब्लिश किया था? IP कमिटी ने। IP का मतलब क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमिटी। अब ये इंडियन फार्माकोपिया कमेटी पहले ही बन चुकी थी। ये कब बनी थी? 1948 में ही बन चुकी थी। तो ये बात है कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है वो 1948 में ही बन चुकी थी, पर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने जो इंडियन फार्माकोपिया बनाई, जो फर्स्ट एडिशन लॉन्च करा, वो 1955 में करा। ठीक है सर। अब एक बात बताओ कि ये इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो बनी थी 1948 में, इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाने वाला था, इसको किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर आईपी का सेकंड एडिशन आया 1966 में, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया, डॉक्टर बी मुखर्जी। फिर थर्ड एडिशन आया 1985 में। तो ऐसी सारी चीजें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया, 1955। इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया वो किस कमेटी के अंडर में आया, आईपी कमेटी, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। वो जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी वो कब बनी थी, 1948 में। ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी ये किसके अंडर में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, और वी कैन से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर आईपी सेकंड एडिशन कब आया, 1966, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया, डॉक्टर बी मुखर्जी। फिर आईपी का थर्ड एडिशन कब आया, 1985, किसके चेयरमैनशिप में आया, डॉक्टर नित्यानंद, जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के थे, है ना। फिर आईपी का फोर्थ एडिशन आया 1996 में, ठीक है, जिसमें कुछ नए अपेंडिसेस आए, नई कलेक्शन आई। A section at the end of a book etc that give extra information। जैसे मान लीजिए ये बुक है, इस बुक के आखिरी में एक अलग से सेक्शन दे दिया, अपेंडिसेस दे दिया, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। ये आईपी के फोर्थ एडिशन में हुआ था। यहाँ पर आपको कई तरह की चीज़ें ऐड करी थी, जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर के बारे में ऐड किया था, जेली की अगर आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है तो ऐड किया था, ऑस्मोलिटी के बारे में ऐड किया था, और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो जो आईपी का फोर्थ एडिशन आया था उसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आई थी, जैसे कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जेली की स्ट्रेंथ, ऑस्मोलिटी आप पता कर सकते हैं, एंड द टेस्ट फॉर द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आईपी का फिफ्थ एडिशन की अगर बात करूं तो आईपी का जो फिफ्थ एडिशन है वो 2007 में आया था, और इसके 3 वॉल्यूम थे। कितने वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम इसके आए थे, 3, ठीक है। सो जो आईपी का फर्स्ट एडिशन था वो 2007 में आया था, एंड सॉरी फिफ्थ, फर्स्ट तो कब का ही आ चुका है, ये एफ से फर्स्ट हो गया ना, फिफ्थ। सो आईपी का जो फिफ्थ एडिशन है वो 2007 में आया था, और आईपी का जो फिफ्थ एडिशन है उसके 3 वॉल्यूम आए थे, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम में था जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर। फिर सेकंड और थर्ड वॉल्यूम में क्या था, जनरल मोनोग्राफ था। और मोनोग्राफ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो उस प्रिपरेशन की पूरी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको मोनोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ एडिशन हुआ, उसके बाद सिक्स्थ एडिशन, सेवंथ एडिशन, एट्थ एडिशन। तो ऐसे आपको बस नाम याद रखने कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये सब कब आए थे देखो, और किस किस के चेयरमैनशिप के अंडर में आए थे और क्या क्या एक्स्ट्रा था। जैसे कि हमने देखा कि आईपी के फिफ्थ एडिशन 2007 में आया था, इसमें 3 वॉल्यूम थी, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम। आईपी के फोर्थ एडिशन में ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में ऐड हुई थी। आईपी का थर्ड एडिशन किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया था, सेकंड किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया था, और फर्स्ट जो है किसने लॉन्च किया था, और जो आईपी कमेटी जिसने लॉन्च किया था उसको किसने बनाया था वो भी हमने देख लिया। उसके बाद है आपका सिक्स्थ एडिशन जो कि 2010 में आया था। यहाँ पर आपको मोनोग्राफ दे रखे हैं सिक्स्थ एडिशन में, जैसे वैक्सीन के ऊपर मोनोग्राफ है, पूरा वैक्सीन के ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन है। एंड इम्यूनोसेरा, इम्यूनोसेरा क्या होता है, सीरम दैट कंटेन एंटीबायोटिक, उसको कहते हैं इम्यूनोसेरा। फिर हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा मोनोग्राफ है, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से पूरा रिलेटेड मोनोग्राफ है, वेटनरी मतलब कि जो जानवरों के प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड पूरा मोनोग्राफ है। तो सिक्स्थ एडिशन जो 2010 में आया था उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी, बहुत सारे मोनोग्राफ आए थे, जैसे कि वैक्सीन से रिलेटेड मोनोग्राफ आया था, उसके बाद इम्यूनोसेरा से रिलेटेड मोनोग्राफ आया था, हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, वेटनरी प्रोडक्ट, एंड चैप्टर ऑन लाइपोसोमल प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड पैराग्राफ आया था, मोनोग्राफ आया था। एंड लाइपोसोमल एम्पोथेरिक बी इंजेक्शन, ये जो एम्पोथेरिसिन बी इंजेक्शन होते हैं ये एंटी फंगल है, इससे रिलेटेड आया था। तो ये सारी चीजें आईपी के सिक्स्थ एडिशन में आई थी। उसके बाद आईपी का सेवंथ एडिशन आया था जो आया था 2014 में, जिसमें 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स थे और एक जनरल चैप्टर इंक्लूड था। फिर आईपी का एट्थ एडिशन आया था 2018 में, जिसमें जनरल केमिकल टेस्ट इंक्लूड थे, जैसे कि आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वर्ड यूज किया था ना मैंने एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, देखो आ गया। तो यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व थी, इंफ्रारेड इन्वॉल्व थी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रो फोटोमीटर इन्वॉल्व था, एचपीएलसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी इन्वॉल्व थी। अब बात करते हैं, देखो हमने कौन कौन से एडिशन पढ़े, फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स, सेवंथ, एट्थ। आईपी के एट्थ एडिशन पढ़ लिए, इंडियन फार्माकोपिया के 8 एडिशन पढ़े। उसके बाद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज द 9th एडिशन पब्लिश्ड इन 2022। कब पब्लिश हुआ था, 2022 में हुआ था। सो द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज द 9th एडिशन। एट्थ के बाद कौन सा है, 9th, और ये लेटेस्ट है। और ये कब पब्लिश हुआ था, 2022 में पब्लिश हुआ था। इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इन इंडिया एंड कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, प्यूरिटी एंड पोटेंसी ऑफ वेरियस ड्रग। इस बुक में
सारे स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं कि अगर ये ड्रग है तो इसको ऐसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी, इसकी सेफ्टी, इसकी प्योरिटी की, इसकी एफिकेसी, इसकी पोटेंसी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तभी वो ड्रग अच्छी है, अप्रूवेबल है मार्केट में। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस इसमें डाल दी गई थी कि आपको ड्रग को टेस्ट कैसे करना है, आपको ड्रग को स्टोर कैसे करना है, ड्रग की पोटेंसी, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को कैसे चेक करना है, सारे स्टैंडर्ड्स डाल दिए गए थे इसमें। ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन है आईपी का, 9th एडिशन, जो कि 2022 में आया था। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करते हैं, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के भी डिफरेंट एडिशन है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ और लेटेस्ट। अब जो फर्स्ट है वो आया था 1864, फिर 1867, फिर 1898, फिर 1914, फिर 1932, फिर 1953, और ये जो आपका लेटेस्ट है जो कि पुराना डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो 1 जनवरी 2019। पर अभी 2025 की मैं बात करूं, जो ये लेक्चर में ले रहा हूँ 2024 में दिसंबर में, है ना, पर अब दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, तो मतलब 2025। पर मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक लेटेस्ट कौन सा है, 1 जनवरी 2019 वाला। पर 2025 में जब बच्चे आ जाएंगे तो उनके लिए जो लेटेस्ट होगा वो होगा 2025 का एडिशन। ठीक है, और ये इफेक्टिव कब से होगा, 2025 का जो एडिशन होगा वो 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो जाएगा। आ तो गया है पर एप्लीकेबल कब से हो जाएगा, 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद लिखा है ब्रिटिश फार्माकोपिया से रिलेटेड, इट्स पब्लिश्ड एनुअली। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो होता है और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो होता है, उसमें लाइन आपको लिखनी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया एंड द ब्रिटिश फार्माकोपिया आर पब्लिश्ड एनुअली। सो इट पब्लिश्ड एनुअली बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन। जैसे इंडिया में क्या था, इंडिया फार्माकोपिया कौन था, आईपी कमीशन। आईपी जो मैंने आपको बताया था, देखो ये जो आपका आईपी कमिटी थी ये बनाती थी इंडियन फार्माकोपिया, वैसे ही आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन है जो ये क्या बनाएगी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। सो द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो लोग होते हैं वहाँ पे, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में यूज करेंगे, ड्रग के डेवलपमेंट में, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग के टेस्टिंग में। जैसा कि मैंने आपको बोला फार्माकोपिया में ड्रग 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 ही है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग की स्टेबिलिटी, ड्रग की पैकेजिंग, ड्रग की टेस्टिंग, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन, ड्रग की प्योरिटी, ड्रग की क्वालिटी, ड्रग की सेफ्टी, ड्रग की एफिकेसी, ड्रग की पोटेंसी, ड्रग की बायोएबिलिटी, इन सब के बारे में स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं। तो वही अगर आपको फार्मास्यूटिकल रिसर्च करनी है, ड्रग का डेवलपमेंट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, ड्रग की टेस्टिंग करनी है, तो ब्रिटिश वाले लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज करते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो। और ब्रिटिश फार्माकोपिया को कौन बनाता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन। और ये सारे ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशंस आ गए, लेटेस्ट एडिशन है 2025 में, जो कि 1 जनवरी से लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है द बीपी, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया में, जैसे ये बुक है तो इसमें क्या क्या आएगा, हर्बल ड्रग के बारे में दे रखा है, मतलब जो प्लांट से रिलेटेड ड्रग होती है, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट दे रखे हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट दे रखे हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दे रखी है, और इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा दे रखा है। तो इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड हर्बल ड्रग्स, इन सब के बारे में बता रखा है आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया में। The British Pharmacopoeia also include supplementary chapter and a comprehensive index. Comprehensive index मिलेगा, supplementary chapters मिलेंगे इसमें। The BP मतलब British Pharmacopoeia is effective on January 1st of the year of following its publication in August। मतलब पब्लिश तो अगस्त में हो जाता है, पर ये एप्लीकेबल कब होता है, कब लॉन्च होता है, कब ये इफेक्टिव होता है, 1 जनवरी को, हर साल के 1 जनवरी को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि 2025 में लॉन्च तो हो गया, पर इफेक्टिव कब होगा, 1 जनवरी 2025, है ना। तो 2025 में जनवरी में, ठीक है, मतलब हर साल के पहले दिन ये इफेक्टिव हो जाता है। द बीपी इनकॉर्पोरेट्स ऑल द मोनोग्राफ एंड टेक्स्ट ऑफ द यूरोपियन फार्माकोपिया। अब यहाँ पर आपको सारे मोनोग्राफ मिलेंगे, है ना, सब चीज़ें मिलेगी। मोनोग्राफ के बारे में आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश फार्माकोपिया से रिलेटेड आपको लिखनी है। और कभी भी कोई भी फार्माकोपिया स्टार्ट करो तो पहले बताओ फार्माकोन का मतलब, पिया का मतलब, और फिर ये जो मोनोग्राफ है इसका मतलब, है ना, फार्माकोपिया में क्या होता है उसका मतलब, फिर फार्माकोपिया से रिलेटेड, फिर इसके एडिशंस बता दो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज ए फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट। नाम से पता लग रहा है यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया होती है। पब्लिश एनुअली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि यूएसपी और बीपी जो है एनुअली पब्लिश होते हैं।
The USP is published in a combined volume with the national formulary as per the USP-NF। मतलब जो USP होता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, ये पब्लिश तो होता है पर एक कंबाइंड वॉल्यूम में पब्लिश होता है। किसके साथ कंबाइन होता है? ये नेशनल फॉर्मुलरी के साथ कंबाइन होकर ये पब्लिश होता है। सो द USP इज पब्लिश्ड इन ए कंबाइंड वॉल्यूम विथ नेशनल फॉर्मुलरी। और अगर ये दोनों कंबाइंड है तो USP का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और NF का मतलब नेशनल फॉर्मुलरी। फिर है ड्रग सब्जेक्ट टू USP स्टैंडर्ड इंक्लूड बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। अब ये जो USP है इसमें सारी तरह की ड्रग्स होती है, चाहे वो इंसानों की ड्रग हो चाहे वो एनिमल्स की हो, मतलब कि वेटनरी हो चाहे वो क्लिनिकल हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड फॉर डाइटरी सप्लीमेंट एंड फूड इंग्रेडिएंट। अगर मैं बात करूं USP की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया में क्या खास बात है कि यहाँ पर ये डाइटरी सप्लीमेंट और फूड इंग्रेडिएंट के स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी प्रिपरेशन में कोई कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है तो इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मैं फोन ले रहा हूं तो मैं क्या देख के लूंगा कि इसकी बैटरी अच्छी हो, इसका स्पेस अच्छा हो, है ना। तो वैसे ही मैं कोई भी कलरिंग एजेंट यूज कर रहा हूं तो मैं इसको चेक करके लूंगा ना। चेक किससे करूंगा? स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा। जो भी स्टैंडर्ड मेरे USP में दे रखे हैं कि इतना होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इतनी इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतना इसका स्टेबिलिटी होना चाहिए, जो भी चीजें मेरे को चेक करनी है वो सारी चीजें मैं कहाँ से चेक करूंगा? मेरे स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी दिए हुए हैं मुझे यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया में। तो जो भी फूड इंग्रेडिएंट है या जो भी डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं कैसे चेक करूंगा? वो मैं चेक करूंगा एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। अब ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं और ये जो फूड इंग्रेडिएंट होते हैं ये एज अ पार्ट होते हैं फूड केमिकल कोडेक्स के। अब ये क्या है? फूड केमिकल कोडेक्स इस तरह का कलेक्शन होता है। फूड केमिकल कोडेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी, प्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। ठीक है, मतलब कि जो भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे। एक कलेक्शन है बहुत अच्छा। द FCC इज ए कंपेंडियम, मतलब कि एक कलेक्शन है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया है FCC के बारे में, फूड केमिकल कोडेक्स के बारे में। द FCC इज ए कंपेंडियम और वी कैन से कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड यूज इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली यूज कर रहे हैं क्वालिटी प्योरिटी के लिए, जो जाने जाते हैं फूड इंग्रेडिएंट, जैसे कि प्रिजर्वेटिव हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, अब ये यूनाइटेड स्टेट की बात चल रही है। सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर सेटिंग एन ऑथोरिटी ओवरऑल द प्रिस्क्रिप्शन OTC ड्रग्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स विच आर आइदर मैन्युफैक्चर और सोल्ड। सीधी सी बात यहाँ पर घुमाकर लिखी हुई है कि USP जो होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, इसके अंदर सारी बातें लिखी है कि ड्रग्स, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो, मतलब कि डॉक्टर ने लिख के दी और आपने चेक करी और आपने पेशेंट को दे दी, वो तो क्या हो गई? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। एक होती है OTC ड्रग। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। पेशेंट खुद आया, पेशेंट ने बोला कि मेरे को ये वाली टेबलेट दे दो, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो आप टेबलेट दे सकते हो, जो लीगल है, जो आपको अलाउड है, आपने वो टेबलेट दे दी तो उसे कहते हैं OTC मेडिकेशन। जैसे नॉर्मल बुखार है तो मैं PCM ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो वाली बात है। तो उसको कहते हैं OTC मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पेशेंट खुद जाता है, फार्मासिस्ट दे देता है बड़ी आसानी से। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, अगर आपको वो बनाने हैं या आपको वो बेचने हैं, अगर या तो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट बनाने हैं, OTC प्रोडक्ट बनाने हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने हैं, या आपको बेचने हैं, तो एज पर द USP की गाइडलाइन को, रूल को फॉलो करते हुए ही आप इन्हें बना सकते हैं और बेच सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। The regulation of a standard ensure product are appropriate identity, strength, quality, purity and consistency। देखो सीधी सी बात है, जो भी डेटा USP में लिखा हुआ है अगर उसी अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि USP में एक स्टैंडर्ड सेट है कि कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, प्योरिटी इतनी होनी चाहिए, सेफ्टी इतनी होनी चाहिए, पोटेंसी इतनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, उस अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। ठीक है, In 1820, first edition of United States Pharmacopoeia was published on 15th December in both Latin and English language। ये आपको याद रखना है, 1820 में फर्स्ट एडिशन आया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया का, दिसंबर में आया था, लैटिन लैंग्वेज में भी आया था और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आया था। और कौन सा दिसंबर? 15th दिसंबर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट करा आज हमने यूनिट नंबर 1 के 2 चैप्टर। काफ़ी बड़े चैप्टर है और लेक्चर भी काफ़ी लेंदी हो गया है, पर आज आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी लेक्चर की स्पीड बढ़ाने की भी। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
एंड लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही बेटर नोट्स आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे। ये तो पीपीटीज है, स्लाइड से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट पे www.depthofbiology.com। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वेबसाइट पे ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स ही है, वेबसाइट पे आपको बुक्स भी मिलेगी, वेबसाइट पे आपको जीपैट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फ्री क्वेश्चंस डेली 10 अपलोड होते हैं, वेबसाइट पे आपको टिप्स भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं वेबसाइट पे, तो वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके बाद हम लेक्चर के बाद डेली एक जीपीएट का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, पर ये आपका काम का नहीं है, तो आप अभी लेक्चर को लीव कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। और अब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया है तो पूरे लेक्चर्स को मॉडिफाई करेंगे, फर्स्ट सेम के, थर्ड सेम के जो भी पुराने लेक्चर्स हैं उन सबको मॉडिफाई करते हुए आपकी पूरी मदद करने की हम कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।